नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान और मंथन के साथ मैं हूं मनीष शर्मा। राजस्थान में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान मांगों के जरिए अपना पहला बजट पेश कर दिया। गुलाबी साड़ी पहने दिया कुमारी ने जो ही गहलोत सरकार से मिले कर्ज, वित्तीय कुप्रबंधन की विरासत पर तंज कसा तो विपक्ष गुस्से में लाल नजर आया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, वित्त मंत्री को बजट भाषण पढ़ना चाहिए, ना कि दिल्ली से जो लिखकर आया उसे पढ़ा जाए। 5 मिनट का शोरगुल चला। जब वित्त मंत्री के भाषण ने रफ्तार पकड़ी तो फिर हर वर्ग के लिए घोषणाओं का लंबा सिलसिला निकल पड़ा। ये लेखानुदान था, लिहाजा किसी बड़ी योजना का ऐलान नहीं होना था, लेकिन परंपरागत रूप से जो वोट ऑन अकाउंट 10-12 पेज का रहता है, वो अब तक का सबसे लंबा 51 पेज का भाषण हो गया, जिसमें एक संपूर्ण बजट भाषण की भी एक तरह से कहें तस्वीर दिखाई पड़ी। इसमें हर वर्ग के ख्याल के साथ साथ प्रदेश में लोकसभा की पूरी 25 सीटें जीतने की चुनावी चिंता भी दिखाई पड़ती है। शायद यही वजह है कि करीब 5,80,000 करोड़ रुपए के कर्ज, 67,000 करोड़ के राजकोषीय घाटे के लिए गहलोत सरकार की खिंचाई के बावजूद दिया की ओर से पेंशन, किसान निधि में बढ़ोतरी, रोडवेज में ज्यादा छूट, सेविंग बॉन्ड जैसे ऐलान सुनाई पड़े। अब यहां यह जानना जरूरी हो जाता है दर्शकों के लिए, क्या इस भाषण को सिर्फ वोट ऑन अकाउंट माना जाए या यह तैयारी है आगे की मंजिलें पाने की, यानी लोकसभा चुनाव और उससे भी आगे की मंजिलें। क्या इसीलिए कवि शिवमंगल सुमन की पंक्तियों को वित्त मंत्री ने दोहराया कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। तो क्या रास्ता देखना चाह रही हैं भजनलाल सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी, और कैसे इसके जरिए सरकार मंजिल हासिल करेगी? इसी पर मंथन करने के लिए मेरे साथ अर्थव्यवस्था को बारीकी से समझने वाले एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रजनीश सिंह भी होंगे, टैक्स स्पेशलिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट है। राजेश कोठारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, और राजीव तिवारी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त पर हमारे साथ राजेश कोठारी जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं सबसे पहले और जानेंगे उनसे कि क्या किस तरह से जो आज बजट पेश किया गया, क्या वो एक वोट अकाउंट है, वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान मांग, जो एक लंबा बजट भाषण रहा, पहला बजट भाषण था सरकार का, और जो राजस्थान का असली मर्ज है कर्ज। राजेश जी, आपका स्वागत है NDTV पर। जिस तरह से अभी कहा, राजस्थान का असली मर्ज है करीब करीब 8 लाख करोड़ का कर्ज, 5,79,000 करोड़ का कर्ज। वित्त मंत्री ने मौजूदा फिस्कल हेल्थ, वित्तीय हालत को बखूबी बयां किया और इसके लिए रास्ते की भी बात की दिया कुमारी ने। अब लेकिन समस्या बड़ी यह है कि उसके बावजूद उन्होंने कई ऐलान कर दिए, कमोबेश उसी तर्ज पर जो 3 महीने पहले तक पुरानी सरकार कर रही थी, और फिर बीजेपी उन पर चुनावी घोषणाओं का आरोप लगाती थी। तो क्या माना जाए कि पीएम मोदी ने जो कहा था चुनाव में कि गहलोत राज की कोई योजनाएं बंद नहीं होंगी, या वोट ऑन अकाउंट के जरिए उसी का एक्सटेंशन दिखा है आपको, या कोई नई बात नजर आई? मनीष जी, धन्यवाद आपका। इस बजट भाषण को सुनकर यह लगा था कि राज बदला है, शासन बदलेगा, प्रशासन बदलेगा, आम जनता में एक उम्मीद की किरण जगेगी, राइट। और राजस्थान जो पिछड़ा हुआ है, जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है, जहां कल कारखाना नहीं है, जहां सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की गतिविधि नहीं है, उसके बारे में इस बजट में लगा था कि कुछ मिलेगा। यहां एक गहरी निराशा मेरे को लगी। दूसरी बात, सबको मालूम है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। आप खुद बता रहे हैं 5 लाख करोड़, मैं कहता हूं इसे कहीं ज्यादा का घाटा राजस्थान के पास में है। सरकार को यह चाहिए था कि सस्टेनेबल मेजर के जरिए उस घाटे को पूरा करने के प्रयास उठा दे, कदम उठा दे, क्योंकि यह माना जाता है कि जो अंतरिम बजट है वो आगामी आने वाले फुल बजट का एक इंडिकेशन भी है। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और टाइमिंग कैसे इसको हम लोग टाल नहीं सकते। ये अब तक का जो रिवाज ये रहा है कि जब जब इंतरिम बजट आया है और उसके बाद जो फाइनल बजट आया है, उसमें इंतरिम बजट को ही उन्होंने एंडोर्स करा है, एक्सटेंड करा है। तो क्या हम ये माने कि इस बजट के जरिए सरकार ने कल कारखाने, नए उद्योग, न्यू टूरिज्म पॉलिसी, न्यू मार्बल पॉलिसी, न्यू माइनिंग पॉलिसी, या जहां एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट हम लोग जनरेट कर सकते थे, उसकी तरफ से सरकार ने आंख पता नहीं क्यों मीची है। दूसरी ओर, क्योंकि इलेक्शन सामने है सर, कोई भी शासन सत्ता में जब सत्ता में रहता है, उसका एकमात्र लक्ष्य रहता है कि ये इनके प्रकार मुझे दोबारा इलेक्शन जीतना है। उसके लिए इतनी सारी घोषणाएं कर दी, 70,000 लोगों के रोजगार की बात कर दी हमने। आप भी देख लीजिए 70,000 रोजगार कहां से आएगा,
कि क्षेत्र में जाएगा। सिर्फ घोषणाएं करी आपने। आपने कहा हम लखपति दीदी बनाएंगे, बिल्कुल बनाइए, पर उस किस कॉस्ट पर हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या किसानों के 1,000 करोड़ का कोष बना दिया? सर, इन घोषणाओं के पीछे कोई सार्थक प्रयास हो, तो ठोस कदम हो, तो समझ में आती है घोषणा है। हाँ, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि हमने वायदा किया था कि जैसे हम लोग सत्ता में आएंगे हम वेट कम करेंगे, पेट्रोल की प्राइसेस हम लोग कम करेंगे। मुझे को तो लगता नहीं कि कुछ कदम हुआ है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के अंदर DMIC का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है। शायद उसको स्टेप अप करते तो रोजगार की हमें एक जनरेट हो सकता था। मेरे ख्याल से ये सारी बातें, बाकी वो सारी घोषणा है, एक पॉपुलिस्ट आप मेजर कह सकते हो, वो लोकप्रिय है, लोक लुभावनी हो सकती है, पर सब्सटेंस क्या एट द एंड ऑफ द डे मुझे क्या मिल रहा है, वो एक सोचने वाली बात है, एक विचारनी बात है। हो सकता है मंडी टैक्स में छूट दे दी हो, आपने गुड़ कितना छूट दे दी हो, पर इन छूट से हम एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हम लोग नहीं कर पाते हैं। आपने बालिका शिक्षा फ्री कर दी हो, करना भी चाहिए, पर किस कॉस्ट पे, कहाँ, कब? घोषणा बहुत आसान होती है मनीष जी, पर उसको इम्प्लीमेंट करना, टाइम बाउंड इम्प्लीमेंट करना उतनी बड़ी चुनौती है। क्या बदला है? शासन में लोगों के चेहरे बदले हैं, ब्यूरोक्रेसी आपकी वही है, जिनको डिलीवर करना वो लोग वही है। जब तक वहां बदलाव नहीं होगा, आपकी घोषणाएं पटल पे घोषणा ही सिद्ध होने वाली, इससे ज्यादा कुछ मैं उम्मीद नहीं करता। आपका कहना है कि जो घोषणाएं हैं वो सिर्फ घोषणाएं रहेंगी जब तक कुछ बड़े बदलाव की बात नहीं होती। हमारे साथ रजनी सिंघवी भी मौजूद हैं और राजीव तिवारी जी भी जुड़ गए। रजनी जी, किसान, श्रमिक, कर्मचारी, कारोबारी, युवा, महिला, सबका ध्यान रखा दिया कुमारी ने। कहने को जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी कहा कि वोट ऑन अकाउंट था, जो असली में 10-12 पेज का रहते आया राजस्थान में, लेकिन करीब करीब 50 पेज पढ़े दिया कुमारी ने। पर यह नहीं पता लगा कि कमाई का क्या प्लान है। सबका तो ध्यान है, लेकिन कमाई का वो क्या प्लान है जिससे राजस्थान असल में जो मर्ज है राजस्थान का, इतना बड़ा कर्ज, उससे मुक्ति मिलेगी। आपको कोई प्लान दिखाई पड़ता है या क्या होना चाहिए? मैं भी बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यही चीज देख रहा था कि जब ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट्स हुए हैं तो इससे किस तरह से फाइनेंशियल बैलेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। ये कस्टमरी हो गया है कि हर एक नई सरकार अपना बजट पेश करते वक्त पुरानी सरकार ने कितना लोन छोड़े, कितनी उन्होंने सब्सिडी दी, कितना उन्होंने अपने को जितने भी फाइनेंशियल फिस्कल इम्बैलेंसेस थे उसके बारे में मेंशन किया जाता है। तो मैं रियल फिगर्स की तरफ देख रहा था जी। टोटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्टेड है 4.86 लाख करोड़ एंड रेवेन्यू रिसीट्स उसके साथ में है 2.58 लाख करोड़, जिसके अगेंस्ट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2.82 लाख करोड़ का होने वाला है, यानी 23,000 करोड़ का तो रेवेन्यू डेफिसिट है और टोटल फिस्कल डेफिसिट 67,000 करोड़ का है। तो दिस इज अ कॉज ऑफ अलार्म। इसमें डेट टू जीएसडीपी रेशियो भी दिया है जो कि 37% है और 37% डेट इज क्वाइट हाई और इसको सर्विस करना, कहीं डेट का रिडक्शन तो नजर नहीं आ रहा। एक ही चीज नजर आ रही है कि फिस्कल डेफिसिट पे इन्होंने परसेंटेज जो है जीएसडीपी का वो 3.95% पे कंटेन किया है। कुछ समय पहले यूनियन बजट आया था, वो 5.8% से 5.1% पे लाके कंटेन करने की कोशिश करे थे। उस एंगल से जरूर अपन कंफर्टेबल फील कर सकते हैं कि अभी भी राजस्थान बजट 3.95% फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्ट करता है। विद दिस बैकग्राउंड, जो सारी इलेक्शंस के टाइम पे जो बजट आते हैं, इंटरिम बजट होता है, तो इसमें तो कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। ओवर द पीरियड मेरी एक्सपेक्टेशंस या किसी भी जनता की एक्सपेक्टेशन ये है कि समथिंग रिवॉल्यूशनरी विच चेंजेस, जो आगे आने वाले समय के लिए एक बड़ा बदलाव लेके आए, वो अभी इस बजट में नहीं दिखा है। बदलाव आपको भी नहीं दिखा है। राजीव जी का भी रुख करेंगे। राजीव जी, 1 फरवरी को केंद्र का अंतरिम बजट आया और आज आप देखिए 8 फरवरी को, एक हफ्ते बाद, राजस्थान में एक तरह से कहे वोट ऑन अकाउंट, ये भी एक अंतरिम बजट माना जाए, वो पेश किया गया, लेखानुदान मांगे। लेकिन केंद्र के उलट, जहां केंद्र में सरकार बड़े सधे हुए ढंग से बजट पेश किया गया, किसी भी तरह के ऐलान से बचा गया, जो कंसोलिडेशन उन्होंने किया है केंद्र सरकार ने, उनको गिनाया। पिछली सरकार की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति 2014 तक, उसके वीज़-वी कहाँ सरकार अब लेकर आई है, उसको बताया गया और एक आगे का रोड मैप भी बताया गया कि हम
आते हैं अगर जुलाई में, तो वापस जब बजट पेश करेंगे तो ये हमारे एक्स प्लान है। किसी भी तरह के बहुत ज़्यादा एक तरह से कहें कि कोई राहतों की ऐलान नहीं किए गए। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार अब बता रही है बीजेपी, यहाँ पे बड़ा उल्टा देखने को मिला। आज यह राहतों का ही एक तरह से कहें कि एक्सटेंशन देखने को मिला, जो एक ज़माने में अभी चंद महीनों पहले तक बीजेपी आरोप लगा रही थी गहलोत सरकार पर। 50 पेजेस का एक ये लेखानुदान था, जो कि परंपरागत रूप से बहुत छोटा रहता है राजस्थान में। आपका क्या असेसमेंट है? क्या दिया कुमारी किसी तरह के हैट्रिक के प्रेशर में दिखी आपको कि वो 25 सीटों का जो प्रेशर है उसके चलते राहतों के ऐलान हुए? नहीं नहीं, सीधा सीधा आम आदमी को कोई इस बजट जो अंतरिम बजट है इसके अंदर सीधा सीधा किसी भी आम आदमी को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिल रहा है। ज्यादातर केंद्र की योजनाएं उनको सामने रखा गया है, उनके लिए घोषणाएं की गई हैं, या फिर जो पिछली गहलोत सरकार थी उन्होंने जो योजनाएं शुरू करी थी उन्हीं का ही एक्सटेंशन एक तरीके से इसमें देखने को मिल रहा है। कोई भी ऐसी चीज, जैसे प्रधानमंत्री घोषणा करके गए थे कि पेट्रोल डीजल का वैट कम करेंगे, उसको दूसरे राज्यों के समकक्ष करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो सबसे बड़ी मांग थी आपके ट्रांसपोर्टर्स की भी और आम आदमी की भी, कि भाई पड़ोस के राज्य में 10 रुपए प्रति लीटर हमको पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलता है और यहाँ महंगा मिलता है। तो वो चीज अगर करते तो लगता कि हाँ कुछ आम आदमी के लिए कुछ किया है। अब ये लैंड टैक्स है या दूसरी चीजें हैं, इससे कोई बहुत बड़े तबके को कोई फायदा हो रहा हो ऐसी कोई चीज नहीं है। या 5 लाख किसानों के वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग बनवा देंगे, ये कर देंगे, ये तो पहले से चल रही योजना, इसमें तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही थी पहले से। तो ऐसा कुछ भी एक भी मुझे निर्णय नहीं दिखाई दिया जिसमें ये लग रहा हो। अब आप देखिए जयपुर में 1000 इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत है, आपने पूरे प्रदेश के लिए 500 बसों का वो किया है, अभी 200 बसें चल रही हैं जयपुर में, 1500 सिटी बसों का यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से जरूरत है। और ये 500 बसों की जो ऑर्डर है वो तो ऑलरेडी कांग्रेस सरकार पहले दे चुकी है, वो तो बसें आ जाएंगी, अब उन्हीं को बता देंगे कि हाँ 500 बसें हमने चलवा दी। तो कोई ऐसी चीज तो होनी चाहिए नहीं जिससे डायरेक्ट आम आदमी को, कोई जो राजस्थान के वासी हैं उनको कोई फायदा हो रहा हो। ना ही कोई उद्योगों के लिए कुछ किया, ना व्यापारी वर्ग के लिए कुछ किया। नहीं, ये 2000 रुपए किसान सम्मान निधि बढ़ा देना, पिछला जो डेटा है, सरकार की योजना है किसान सम्मान, इन्होंने क्या किया उसके अंदर? नहीं, 2000 आप देखिए मुख्यमंत्री खुद घोषणा कर चुके थे कि बुजुर्गों की पेंशन हम 1000 से बढ़ाकर 1500 करेंगे विधानसभा में 30 तारीख को। अभी 250 वो बढ़ाकर इन्होंने 1000 से 1150 कर दी। तो 1150 तो नॉर्मल उसमें ही बढ़ता है कि भाई इतना परसेंटेज फिक्स है उसमें, हर साल इतना परसेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वो तो गहलोत सरकार ने कर दिया था कि सालाना इंक्रीमेंट होगा उसमें। हाँ, सालाना इंक्रीमेंट रहता है उसके अंदर, तो वो 150 रुपए बढ़ाए, जो उसमें कौन सी कोई बड़ी बात हो गई। भाई 1500 रुपए की जब घोषणा विधानसभा में हुई थी तो वो घोषणा होनी चाहिए थी ना, उसको पूरा करना चाहिए था। तो इसमें एक सवाल राजीव जी ये भी है, किसान सम्मान निधि, रोडवेज में 50% किराए में छूट, बजट के हिसाब से भी देखें तो 24,000 करोड़ का है जी, तो कोई कम नहीं है जी। नहीं, वही बात हो रही, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट की बात अभी कर ही रहे थे। लेकिन आप ये देखिए कि आप रोडवेज में 30% छूट से 50% छूट कर देंगे, सेविंग बॉन्ड दे देंगे। ये देखिए रोडवेज में आज कितनी बसें चल रही हैं, कहाँ किन नहीं, रोडवेज पहले से, रोडवेज हमेशा एक संस्था रही जो पहले से घाटे की संस्था है राजस्थान में। आप उल्टा कर्ज से निकालना चाहते हैं स्टेट को या वापस कर्ज में डालना चाहते हैं, ये बड़ा एक तरह से विरोधाभास भी है इस बजट में। नहीं तो आप तो देखिए, जब तक आप राजस्व को उगाने की कोई स्कीम नहीं लेके आएंगे तब तक आप कर्ज से कैसे उबार पाएंगे? नहीं, वही सवाल था, आमद तो बढ़ानी पड़ेगी ना। आप खर्च की घोषणा करते जाओ तो कर्ज बढ़ता जाएगा। आप कहीं से पैसा कमाने की बात भी तो बताइए, इसके अंदर की आमद कहां से होगी सरकार के पास? आपने 283 लाख करोड़ का तो 2,83,000 करोड़ का तो आपने खर्चे बता दिए, 23,000 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट, बिल्कुल।
वही इस बजट में कहीं ये दिखाई नहीं दिया कि रेवेन्यू स्ट्रीम कहां से जनरेट होंगे राजस्थान के लिए। बिल्कुल। जो सबसे बड़ा उन्होंने तो शुरुआती जनरेट तभी होगी जब आप नए निवेश लेके आएंगे, नए उद्योगों की बात करेंगे, नए व्यापार की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। अब 70,000 रोजगार आप कह रहे हो कि हम सरकार देगी 70,000 नौकरियां, तो 70,000 नौकरियों के लिए अभी जो एग्जिस्टिंग आपके कर्मचारी हैं उनको देने के लिए आपको वेतन के पैसे नहीं है। तो फिर से एक बार मेहमानों का रुख करेंगे और राजस्थान में जो बजट पेश हुआ है, अंतरिम वोट ऑन अकाउंट, उस पर चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। अब रजनीश जी ब्रेक से पहले जानने की कोशिश कर रहे थे कि रेवेन्यू स्ट्रीम कहां से आएगा। वही बात अब राजीव जी ने उठाई, तीनों ने ही आपने वो बात उठाई। एक बड़ा सवाल मेरा ये भी है कि क्या अभी जो रेवेन्यू जो सेंट्रल के साथ में शेयरिंग की खबरें चल रही हैं और इस बार वो थोड़ा सा बढ़ा है राजस्थान की, अगर बात की जाए, इस पर काफ़ी देश भर में हालांकि बड़े सवाल भी उठाए जा रहे हैं। क्या अब राजस्थान जो है केंद्र के आसरे है कि वहाँ से रेवेन्यू शेयरिंग बढ़े, वो मॉडल्स यहाँ पर भी स्टैब्लिश किए जाएं जिस हिसाब से डबल इंजन की सरकार बताई जाती है और फिर थोड़ा गाड़ी आगे बढ़े? डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, क्योंकि 2 बार मोदी जी साहब भी जयपुर आके गए, कुछ अनाउंसमेंट्स भी हुए, एंड इस बार जिस तरह से ये अनाउंसमेंट्स किए हैं, इसमें इन्होंने एक स्पेशल एमनेस्टी स्कीम का भी दिया है फॉर ट्रांसपोर्ट और फॉर एग्रीकल्चर लोन्स एंड जो इलेक्ट्रिसिटी वाले, जी, नॉट एग्रीकल्चर लोन, तो इन सब पे। और इसके अलावा तो ऐसा लगता है कि यस, और एक फॉर्चुनेट पार्ट ये रहा है कि करंट ईयर में जीएसटी का कलेक्शन एंड डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफी अच्छा हुआ है। तो वैसे भी एलोकेशन इंप्रूव तो होना ही है हर एक स्टेट को, एंड आई एम श्योर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स या स्टेट गवर्नमेंट स्कीम जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है, उससे चांसेस बनते हैं कि राजस्थान को कुछ अच्छी बेनिफिट्स मिलेंगे। जी, अब राजीव जी, आप अभी बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि उम्मीद ये थी सबको कुछ मिले, हालांकि सबको अलग अलग वर्गों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई, सबको नहीं मिला है, लेकिन कुछ को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है अलग अलग योजनाओं या स्कीम्स या घोषणाओं के जरिए। बात अब आप पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे, एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान में, खुद चुनाव में बीजेपी ने उठाया था कि इसलिए महंगा तेल है कि यहाँ पर वैट ज्यादा है। उम्मीद ये थी लोगों की सरकार बनते पहला फैसला वैट पर होगा, फिर पहली कैबिनेट बैठक पर फैसला होगा, और अब पहला बजट भी जा चुका है। आपको क्या लगता है, सरकार, असल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वही एक जरिया है रेवेन्यू और वैट कलेक्शन फ्यूल पर, उसके अलावा तो कुछ बड़ा आसरा है नहीं, क्योंकि कर्जे की इकोनॉमी इस हद तक बढ़ चुकी कि देश में दूसरे पायदान पर है, तो इसीलिए बचना चाह रही है सरकार की कम से कम इस वैट को तो जारी रखा जाए। इस पर कोई अनाउंसमेंट दिखेगा नहीं अभी। तो वैट जारी रखा जाए, ठीक बात है, मान ली बात, लेकिन फिर ये इतनी घोषणाएं करने की जरूरत क्या थी? पैसा ही बचाना है आपको, रेवेन्यू खर्च नहीं करनी है, तो फिर ये इतनी घोषणाओं की भी क्या जरूरत थी? बिल्कुल, आपका पैसा बचता ना इससे भी। ऐसा कौन सी कोई बहुत बड़ी घोषणाएं हो गई कि बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा? अब बुजुर्गों को 30 से 50% कर दिया, रोडवेज के पास बसें नहीं है, ज्यादातर रूट्स पर आपकी प्राइवेट बसें चल रही हैं, वो लोग प्राइवेट बस वाले किसी को कोई फायदा नहीं देते। आप देखें ना, रोडवेज के पास जो पूरा डिपो है, वो उसके अंदर मुश्किल से 30 या 40% बसें हैं वो ऑपरेशनल है, बाकी तो सब कबाड़ पड़ी हुई हैं। और ऑपरेशन रेशो भी बहुत ज्यादा है, देखा जाए तो। घोषणाएं तो बहुत सारी कर दी हैं, लेकिन वो घोषणाएं आपको सीधा सीधा कहां लाभ दे रही हैं, ये देखने की चीज है। आपको क्या लगता है राजीव जी कि कोई एक ऐसी रेवेन्यू स्ट्रीम जो राजस्थान में है, जो अनएक्सप्लोर्ड है, या फिर जिस पे वाकई काम किया जाना चाहिए और वो एक बड़ा कमाई का जरिया बन सकता है? निश्चित रूप से सरकार भी शोर देख रही होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप जल्दी से जल्दी रिफाइनरी चालू कराइए। रिफाइनरी चालू होगी तो तमाम उद्योग वहां पे आसपास आएंगे। दूसरी चीज है, आप जैसे जापानी जोन बना हुआ है, ऐसे और आप सेक्टर्स को अलग अलग जो स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे उनको ला के आप यहाँ पे उनका जोन बनाइए। आपके जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हुए हैं, उनका आप हाल देखिए, उनका डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा, 10-10 साल हो गए बने हुए उनको। तो उन सेक्टर्स पर हम ध्यान देंगे तो वहां से कहीं रेवेन्यू जनरेट होने की स्थितियां बनेंगी।
और जब हमारा कर्ज कम होगा तो अपने आप विकास की ओर चलेंगे। बाकी तो घोषणाएं करते रहे। गहलोत साहब भी कहते थे कि हम उत्तर भारत में पहले नंबर पे हैं, देश में दूसरे नंबर पे हैं। वो तो आज लेकिन भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम आंकड़ों का राजस्थान को खेल आगे होता ले है। आए थे, बावजूद इसके कि राजस्थान पूरे देश में दूसरे नंबर पर कर्ज पर है। राजेश जी, जाते जाते अंतिम बिल्कुल। समय थोड़ा कम है, क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स हो सकती है? हालांकि निश्चित रूप से दिया कुमारी का अब जो कार्यकाल है उसमें पहला ही ये बजट था और लेखानुदान था। हालांकि कुछ तरह से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्पीच भी लगा और एक तरह का आगे का रोड मैप भी दिखा। जो पंक्तियां उन्होंने शिवमंगल सुमन की यूज की और जाते जाते अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां दोहराई। आपको क्या लगता है इस मंजिल का, जो मंजिल वो देख रही हैं, कौन सा रास्ता तो बड़ा कठिन होगा वाकई में जो चुनना उनके लिए? मनीष जी, इस मंजिल का कोई मंजिल नजर नहीं आती। कहने को डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन तो काम ही नहीं कर रहा। तो एक इंजन के ऊपर दूसरे इंजन का आपने बोझ डालकर आपने क्या सिद्ध करा? दूसरी बात, जहां से हमें रेवेन्यू आ सकता था वहां हमने फोकस नहीं करा। राजस्थान की जो स्ट्रेंथ थी, टूरिज्म की हम लोग बात कर सकते थे, हम लोग मिनरल की बात कर सकते थे, सोलर एनर्जी की हम लोग बात कर सकते थे। ये फोकस एरिया जहां से हमें एक रेवेन्यू सस्टेनेबल आ सकता था, ये शायद सरकार के नजर में अभी नहीं है। हो सकता है अगले बजट में आए ना आए, पर इस बजट को देखकर बहुत रिलीफ नहीं मिलता, ना आम आदमी को ना खास आदमी को। और जो घोषणाएं करी हैं उसे बहुत लंबा चौड़ा संबल हमें मिलने की संभावना नहीं है। मैं कह सकता हूं कि पहला बजट निराशा का बजट। जो उम्मीद थी सरकार बदलेगी, राज बदलेगा, वेट कम होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, वो उम्मीद कितना अंक देंगे आप इस वोट ऑन अकाउंट को आगे के क्या हिसाब से? अंक देना जरूरी है? और अंक देना जरूरी है तो मैं 10 में 4 या 10 में से 4.5 से ज्यादा बनने की कोशिश नहीं करूंगा सर। रजनी जी, आखिरी कंक्लूड करना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं, क्या कोई रोड मैप निकलेगा इस बजट से? ये इंटरिम बजट होने के कारण इससे तो नहीं निकलेगा, पर एक चीज पे जो अभी डिसीजन नहीं हुआ है, इस बार ई इनिशिएटिव पे काफी मेहनत की गई है। चाहे वो कॉमर्शियल टैक्सेस के फेसलेस असेसमेंट हो, चाहे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे आपके लाइसेंस से रिलेटेड हो। तो दिस इज समथिंग अ फेवरेबल थिंग जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और इसी कारण, क्योंकि ई इनिशिएटिव है, फेसलेस असेसमेंट में जीएसटी में जरूर एक क्वेश्चन रहेगा कि जैसे इनकम टैक्स के अंदर कितनी बार वेल रीजन्ड ऑर्डर्स नहीं होते हैं, वो जरूरी है, ध्यान से देखा जाए। तो मैं ई इनिशिएटिव का 6 से 7 के बीच में इनको मार्क्स देना चाहूँ। राजीव जी, आप जल्दी से, बस अंक मैं जानना चाहता हूं आपसे। मैं कोठारी साहब के अंक जो हैं उसका समर्थन करता हूं। मेरे को भी वही कि 4.5 5 5 बस। ठीक है, यानी इससे पास तो हो गए, लेकिन फर्स्ट डिवीजन आना अभी बाकी। उम्मीद करते हैं बजट नहीं आगे जब सर, पेश करें। मरीज जी पास विद ग्रेस हुए हैं सर। जी ठीक है, बहुत बहुत ग्रेस शुक्रिया हुआ आपका, पास। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी बहुत शुक्रिया। रजनी जी, आपने भी समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव आने वाले हैं और इस बार देश का भविष्य चुनने के लिए बड़ी तादाद में 18 साल और उससे ऊपर के नौजवान अपना पहली बार वोट डालेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आपके मुद्दे हैं और कौन सी बातें आपके लिए सबसे अहम है, हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है। आपका वोट, आपकी उम्मीदें और आपकी आवाज़ भेजिए हमें अपने वीडियो ndtv.com/18 का वोट पर और हम दिखाएंगे आपके मैसेजेस को एनडीटीवी पर। नमस्कार।